हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला पे। जैसे कि आप लोग पीछे लगे बैनर पोस्टर के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं वो नीट यानी अपकमिंग जो आपका नीट का सेशन आने वाला है, नीट का एग्जाम जो होने वाला है, उसमें जो केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोल कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। यानी बेसिकली आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल किस बेसिस पे पूछता है, क्या उसका आधार होता है, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अगर मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू बेस समझते हैं तो कुछ हमको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखना होगा और समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहला तो हमारा बात यही फंस गया ना कि ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो भाई, दो तीन बातें जो आपको समझना होगा। एक, इंग्लिश में मोल का मतलब होता है छुछुंदर, तो ये वो मोल नहीं है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट है। और मोल अगर टर्म आपके माइंड में आता है ना, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ लेना कि मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यानी अगर हम लोग किसी भी सबस्टेंस के अमाउंट को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मोल का। या कहीं कहीं मोल MOL भी लिखा होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया, ठीक है ना। क्या मिला कि अगर किसी भी सबस्टेंस के अमाउंट को मापना होगा, किसी भी सबस्टेंस के अमाउंट को अगर मेजर करना होगा, तो हम लोग बेसिकली किसका प्रयोग करेंगे, मोल का प्रयोग करेंगे। MOL भी चलेगा और MOL भी चलेगा, ठीक है। अब समझिए कि ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। जिस प्रकार से आप इतना समझने के लिए तैयार बैठे हो कि अगर हम 1 डजन बोलेंगे, डजन का मतलब क्या होता है, तो डजन का मतलब आप लोग को पता होता है भाई मेरे दर्जन, ठीक है। तो एक दर्जन का बात करेंगे तो एक दर्जन में 12 थिंग्स, ठीक है ना। एक दर्जन में कितना होगा, 12 थिंग्स होगा। अगर एक दर्जन केला का बात करेंगे तो 12 केला, एक दर्जन पेंसिल का बात करेंगे तो 12 पेंसिल। वैसे अगर दर्जन का बात करते तो सीधे दिमाग में अंडा का बात आता है। तो एक दर्जन अगर अंडा का भी बात करेंगे तो 12। तो जिस प्रकार से आप इतना समझने के लिए तैयार बैठे हो कि अगर दर्जन बोलते हैं, डजन बोलते हैं तो 12 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम 1 मिनट का बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। अगर हम 1 किलोमीटर का बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है कि METER और एक होता है METRE। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है ना। METER जो होता है वो स्पीडोमीटर का काम करता है। जैसे अगर आप व्हीकल से, ऑटोमोबाइल से अगर आप ट्रेवलिंग करोगे तो जो उसमें सुई बताता है ना कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीडोमीटर में ER होता है। और लेंथ के लिए मेजरमेंट करने के लिए हम लोग RE का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बेसिक तौर पे समझ लेना। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1 मोल का बात करेंगे तो आप याद रखना कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। अगर हम लोग 1 मोल का बात करेंगे तो 1 मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का जिक्र होगा तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और इसी नंबर को हम लोग Na बोलते हैं और Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। तो दो खास बात आपको बताया गया कि 1 मोल का बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। और इसी को हम लोग Na बोलते हैं और Na इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज एवोगैड्रो नंबर। Na को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर के नाम से संबोधित करते हैं, जानते हैं और जानने की इच्छा प्रकट करते हैं, ठीक है। अगर 1 मोल होगा तो ये कोई ना कोई बिगर क्वांटिटी होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना होगा। अगर 1 मोल हम लोग एलिमेंट का बात करते हैं तो इतना जो होगा वो एटम होगा। अगर 1 मोल हम लोग कंपाउंड, CPDS का मतलब होता है कंपाउंड, तो 1 मोल कंपाउंड का बात करते हैं तो इतना जो होगा वो क्या होगा हमारा भाई, मॉलिक्यूल होगा। और 1 मोल अगर आयन का जिक्र करते हैं तो इतना जो होगा वो क्या होगा, आयन होगा,
ठीक है ना। तो मोल अगर जैसे ही बोले तो आप अपने दिमाग में बैठा के लेके चलना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और इसी को बोलते हैं Na। और अभी आपको समझाया कि अगर कोई आपसे Na बोलेगा तो Na का मतलब उसको समझा देना एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो एवोगैड्रो नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग बोल बैठते हैं क्या भाई, एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल बड़े क्वांटिटी में होगा तो इतना छोटा क्वांटिटी होगा, अगर एक मोल एलिमेंट तो इतना एटम, एक मोल कंपाउंड तो इतना मॉलिक्यूल, एक मोल आयन तो इतना आयन। तो ये बेसिकली मोल का कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने जिक्र किया, ठीक है ना। अब हम लोग जब अगले स्लाइड पे आते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके न्यूमेरिकल को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, ठीक है ना। तो हमारा कुछ एक बेहतर कॉन्सेप्ट का तरीका है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, अच्छे से देखोगे तो आई होप कि मूल कॉन्सेप्ट का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, नीट में फाड़ के आओगे, ठीक है। तो तरीका क्या है आप इसको समझो। हमारा कुछ इंपॉर्टेंट तरीका है समझाने का जो मूल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही काम आने वाला है। पहले आप यहां पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो पहला, दूसरा और तीसरा कॉन्सेप्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट किस पे होगा, एलिमेंट पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो चौथा, पांचवा, छठवा जो कॉन्सेप्ट होगा ये किस पे बेस्ड होगा, तो ये कंपाउंड्स पे होगा। और जो अगला ये 3 है, ठीक है, 7 8 9, ये किस पे बेस्ड होगा, आयन पे बेस्ड होगा। मतलब सीधे डायरेक्ट माइंड टू सेट वाला आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट एलिमेंट के लिए, 3 कॉन्सेप्ट कंपाउंड के लिए, जबकि 3 कॉन्सेप्ट जो है वो आपके आयन के लिए होगा। क्लियर हो गया। चलो अब देखो, तीनों का पहला यानी पहला कॉन्सेप्ट मैच करेगा चौथा से और चौथा कॉन्सेप्ट मैच करेगा सातवां से, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा इसको हम लोग अलग अलग डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। दूसरा जो होगा वो पांचवा से और पांचवा जो होगा वो आठवां से। उसी प्रकार से जो तीसरा कॉन्सेप्ट होगा वो छठा से और छठा कॉन्सेप्ट मैच करेगा 9 से। मतलब आपको 3 ही काम करना है, बाकी आपको 6 फ्री में मिलने जा रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। अगर हम लोग एक मोल किसी भी एलिमेंट का बात करते हैं तो मोल का जिक्र किए तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होगा। और यहाँ पे एलिमेंट है तो इसका छोटा पार्ट क्या होगा, एटम, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 बन चुका, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब मतलब अभी के क्लासेस में आपको 9 कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत बेस्ट आज के क्लासेस में क्वेश्चन का हम लोग कलेक्शन लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट मतलब एक मोल किसी भी एलिमेंट का बराबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम। मैंने आपको क्या बताया कि तीनों का पहला सेम होगा। अगर ये पहला है तो बराबर होगा किसके, चौथे के। तो चौथा आप क्या बोलोगे, तो चौथा आप बोलोगे 1 मोल ऑफ एनी। ये अब किसके लिए बात करेंगे, कंपाउंड के लिए। तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और कंपाउंड है तो छोटे पार्टिकल को क्या बोलेंगे भाई, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो एक मोल किसी भी कंपाउंड का किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। अब इसका पहला आ जाओ सातवां, तो सातवां ये क्या बोल रहा है, आयन के लिए। तो इसमें भी सेम कहानी लिख दो इसी के जैसा। तो 1 मोल ऑफ एनी आयन, 1 मोल ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आयन के छोटे पार्टिकल को भाई आयन ही बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों का पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया। अगर आपको हम दूसरा समझाएंगे तो पांचवा और आठवां समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के मास को क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका बना एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। अगर एलिमेंट है तो उसके मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे। और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा तो वो किस में होगा, तो वो भाई मेरे ग्राम में होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम वो भी बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम के, ठीक है। तो सेम कहानी कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे पुट करो।
कंपाउंड के मास को क्या कहेंगे? तो कंपाउंड के मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम, यानी किसी भी कंपाउंड का जब मॉलिक्यूलर मास अणु भार किसमें होगा? ग्राम में, तो वो भी बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे आओ। तो जब आप कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे आओगे तो 8 क्या बोल रहा है? आयन के लिए। तो आयन के मास को क्या कहेंगे भाई? आयोनिक मास। तो क्या कहोगे? आयोनिक मास ऑफ एनी आयन इन ग्राम, मतलब किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, केमिकल स्पेसीज का मास ग्राम में ही होगा। तो आयोनिक मास ऑफ एनी आयन इन ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। ये बहुत बड़ा रामबाण के रूप में ये काम करेगा, यानी जितना भी न्यूमेरिकल है ना, इस पे आपका बहुत अच्छे तरीके से बनने जा रहा है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताएंगे तो 6 और 9 आपको समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 जस्ट हुबहू उसी पे है। क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो जब इतना समझ में आया, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 का हम लोग जिक्र करेंगे। तो 9 भी आपको क्लियर हो गया होगा। आयोनिक मास ऑफ एनी आयन इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट नंबर 9 तक आपके दिमाग में बैठ चुका। अब आपको जब मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिलता है और वो एलिमेंट, कंपाउंड और आयन पे पूछता है, जैसे जस्ट फॉर वी टेक अ एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या बोल दिया क्वेश्चन के तौर पे कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम which are present into 0.003 मोल ऑफ सोडियम। तो आप टेंशन में नहीं जाओगे, हैरान नहीं होगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे और माइंडसेट करोगे। देखो बहुत सारा बच्चा यहाँ पे लैग कर जाता है ना, या डर जाता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। आज आपको न्यूमेरिकल सटीक तरीके से पता चलेगा कि न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए, तो सबसे पहले आपको मैं तरीका क्या बता रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम। एटम का जिक्र किया है और एटम का कॉन्सेप्ट आपको हम 3 ही लिखवाया, कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, 3 ही लिखवाया। अब 3 में मोल का जिक्र किसमें हुआ है? सेकेंड और थर्ड में तो नहीं हुआ है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में ग्राम का जिक्र हुआ है, तो मोल का जिक्र हुआ है तो 1 में, यानी 1 को लॉक कर दो। यानी ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे बनेगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या वो बोला था? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 अब लिख दो कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। तो एनी एलिमेंट के रूप में यहाँ पे क्या है? तो एनी एलिमेंट के रूप में यहाँ पे सोडियम है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या कहोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, सॉरी 10⁻23 एटम। एलिमेंट है तो क्या होगा? एटम। तो अब हम लोग को कितना में बात करना है? तो बात करना है 0.003 में। तो निकाल लो, यहाँ वाला टर्म हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है, और यहाँ वाला टर्म स्वतंत्र बन के नीचे आ जाती है और यहाँ वाला मल्टीप्लाई में होता है 0.003। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 10 के पावर 3। ठीक है ना भाई। तो जब 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ये हो गया 3 और इंटू 10⁻−3। तो 23 में से 3 घटेगा तो 10 के पावर 20 हो गया, गुने 3 नंबर का नंबर के साथ, पावर का पावर के साथ। तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 0 0 और 3 गुने 6 18। इतना हो जाएगा एटम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता चला कि कोई भी क्वेश्चन जो एलिमेंट, कंपाउंड और आयन का आएगा हम लोग किस बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है ना। इसका एक और क्वेश्चन हम कंपाउंड के बेसिस पे बता रहे हैं, आप उसको जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपका है फाइंड द
number of molecule. Find the number of molecule which are present into 0.40 ग्राम ऑफ 0.40 ग्राम ऑफ H2O। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोला है, अब आप माइंड सेट करो ना भाई कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सेट करेंगे कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जिक्र कर दिया, और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हो किस में, 4, 5, 6। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को लॉक कर लो, ठीक है। अब 4, 5, 6 में अगर मोल का जिक्र करता है तो 4 का बात करते तो मोल का जिक्र नहीं किया है, ग्राम मॉलिक्यूल का बात करता है तो 6 का करते ये भी नहीं किया, यानी 5 को लॉक करेंगे हम लोग। तो 5 कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, तो 5 कॉन्सेप्ट आपका बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास, क्या बोल रहा है एकदम अच्छे से देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। यही आपका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट पे एकदम जाओ, क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा मूल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गया कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। पहले अब साइड में H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। H का कितना होता है 1, 2 टाइम्स है तो 1 इंटू 2, और O का होता है 16, यानी 16 प्लस 2 हो गया 18। तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का ग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे 18 ग्राम ऑफ कौन सा कंपाउंड था, H2O। तो 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो 18 ग्राम के वाटर में ना इतना मॉलिक्यूल है, आपको निकालना कितने में है, आपको निकालना है, क्वेश्चन में दिया है 0.40, 0.40 में निकालना है। तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बाई 18 इंटू 0.40, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो लास्ट में आप यहाँ पे चिपका देना, किसके साथ, मॉलिक्यूल के साथ, यही आपका बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मूल कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें एक और क्वेश्चन हम दे रहा है जिसपे ग्राम वाला, आयन वाला, या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम का क्वेश्चन हो। तो एक क्वेश्चन आप इसमें और ले ही लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मान लो कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम आयन, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम आयन इन 0. क्या ले लिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम आयन इन 0.22 ले लो। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम आयन इन 22 ग्राम ऑफ Na+, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम आयन इन 22 ग्राम ऑफ Na+, यानी 22 ग्राम Na+ में कितना ग्राम आयन पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन मिला तो दिक्कत तो यहीं पे हो गया। दिक्कत कहां पे आपका हो गया, दिक्कत यहाँ पे ये हो गया कि किस कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो ये आयन वाली बात है, तो आयन वाली बात होती है 7, 8, 9 पे। तो 7, 8, 9 में ग्राम आयन का बात किया है, तो ग्राम आयन का कॉन्सेप्ट किस पे बता है, 9 पे। तो 9 कॉन्सेप्ट क्या था, तो 9 कॉन्सेप्ट ये था, आयोनिक मास ऑफ एनी आयन इन ग्राम, आयोनिक मास ऑफ एनी आयन इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन, बताए थे ना, 1 ग्राम आयन। तो यहां पे इस पे तो ये बनेगा। तो सबसे पहले आपको आयोनिक मास निकालना है। तो ये आयन है, इसका मास निकालो। तो आपको पता है कि सोडियम का मास 23 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो, जो इवन होता है उसका मास दुगना, जो ऑड होता है उसको दुगना करके 1 जोड़ दो। 3 एक्सेप्शनल है, हाइड्रोजन का 1 लिखना, नाइट्रोजन का 14 और क्लोरीन का 35.5। तो सोडियम का 23 होता है, और जितना प्लस किए उतना घटाएंगे, और जितना माइनस किए होते उतना जोड़ते हैं। तो 1 प्लस किए तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो Na+ का आयोनिक मास कितना हो गया 22। तो लिखेंगे चूंकि, यानी सिंस 22 ग्राम ऑफ Na+ इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन। तो
तो 22 ग्राम के Na+ में 1 ग्राम आयन है, तो हमको निकालना कितने में है, ठीक है, हमको निकालना है कितना हम लोग का आयनिक मास 22 दिया भी है, तो 22 में हमको निकालना भी है, तो 1/22 और गुने 22 ये कट गया, आंसर हो गया 1 ग्राम आयन। तो कहीं ना कहीं आई होप कि आपको इतना अभी क्लियर हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं। यानी बेसिकली आपको जो भी कॉन्सेप्ट 9 कॉन्सेप्ट दिया गया मोल का, उस पे न्यूमेरिकल। अब हम लोग बहुत अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो वो एग्जाम्पल है जैसे कार्बन एटम, आप इसको अच्छे से देखना, कार्बन एटम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो कार्बन एटम में क्या होता है, जैसे आपको एक तरीका पता होगा Z = P = E, यानी सारा का सारा इंपॉर्टेंट घटना हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो Z = P = E होता है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, Z का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, P का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और E का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक तरीका बताया है कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जब कार्बन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो कार्बन में क्या होगा, Z = P = E बताया। तो कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन का भी मात्रा कितना होगा 6 और इलेक्ट्रॉन का भी मात्रा कितना होगा 6। और न्यूट्रॉन का मतलब होता है ऊपर माइनस नीचे, यानी एटॉमिक मास में से हम लोग एटॉमिक नंबर को घटाएंगे। तो जब हम लोग 12 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यानी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 प्रोटॉन हो गया और 6 क्या होगा, न्यूट्रॉन हो गया। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया। यानी जो कार्बन एटम हमारे पास है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 6। यहाँ पे एक जो बेहतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। यानी किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके बाद वाले में 4, यानी 1 2 3 और 4, ठीक है। ये यहां से हिल जा रहा है 4। यानी कह सकते हो कि न्यूक्लियस के बाद वाले ऑर्बिट को हम लोग K सेल बोलते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले को L सेल बोलते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 2 और 4 हम लोग क्या कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन का हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है ऑर्बिट में, जिसको सेल या एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर मूव करेगा। यहां तक भी आपको क्लियर है। तो जब मास ऑफ 1 कार्बन एटम का बात करेंगे तो कार्बन एटम का मास डिपेंड किस पे करेगा, तो किसी भी एटम का मास जो होता है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर। यानी द इंटायर मास ऑफ एन एटम कैन बी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। यानी किसी भी एटम का जो इंटायर मास है वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रोटॉन के मास पे और न्यूट्रॉन के मास पे। यहां तक तो सबको क्लियर है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो मास इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मास कभी भी डिपेंड करेगा तो किस पे करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो हमको क्या करना होगा कि अगर एक कार्बन एटम का मास निकालना होगा, तो अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि जब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी एक कार्बन एटम का जब हमको मास का कैलकुलेशन करना होगा, तो आपको एक चीज यहाँ पे क्या बताया है कि किसी भी एटम का जो इंटायर मास है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर में मूव करता है। तो एक कार्बन एटम का जब मास निकालना होगा तो ये 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ेंगे तो एक कार्बन एटम का मास निकल जाएगा। देखो इस चीज को कितना डिटेल में बता रहा है, तभी आपको किसी चीज का नॉलेज अच्छा जाएगा, समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे समझिए, तो आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10 का पावर -24, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग इतना ही होता है, 1.67 इंटू 10 का पावर -24।
और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है वैल्यू। तो कहीं ना कहीं मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ये तो लगभग आपका सेम ही है, और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो एक तरीका आप यहाँ पे सीखना कि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1837 गुना होता है। ठीक है ना, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1837 गुना होता है। ये चीज आप याद रखना। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का मास तो काफी छोटा है ना, तो इसके मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो जब आपको ये जो बराबर होगा वो किसके होगा, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये भी होगा किसके, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो कहीं ना कहीं 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ये दोनों सेम है, तो ये सिमिलर कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा ये, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसी को हम लोग बोल देते हैं AMU, यानी एक कार्बन एटम का जो मास आएगा वो कितना के बराबर आएगा, 12 AMU, जो कि पूरे क्लास में NCERT में 9, 10, 11, 12 में सीधे दिया कि कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU होता है। लेकिन कैसे होता है कोई इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, जो कि आज आपको कंप्लीट इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई पूछेगा कि 1 AMU बराबर कितना होगा, तो 1 AMU बराबर 1/12 मास ऑफ ए कार्बन एटम। ठीक है ना, यानी किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से हम लोग तुलना करते हैं। यानी ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि जो कि पूरे NCERT को झकझोर के रख देगा। ठीक है ना, यानी ये किसी को पता नहीं चल पाता है कि ये एक कार्बन एटम का मास 12 AMU कैसे हुआ, बस लोग रट के लिख देते हैं, दिखा देते हैं। लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली प्रूफ किया, इसलिए चीजों को बहुत तोड़ के लिखा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अभी अगला जो हम लोग का टर्म आएगा वो आएगा एक और, आपको हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। यानी जब आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोलेगा तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फॉर्मूला होता है, याद रखना भाई, गिवन मास बाय, अगर एटम दिया रहेगा तो एटॉमिक मास, या फिर अगर मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। बात एक ही है, मोलर मास या फिर क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास। अब इस पे कुछ हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं, आप देखना। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इन, पहला है आपका 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा क्वेश्चन आपका है 32 ग्राम ऑफ सल्फर, तीसरा क्वेश्चन है 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम एटम पे लेंगे, फिर 3 क्वेश्चन मॉलिक्यूल पे ले लेंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल आपको निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो क्या तरीका आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो गिवन मास भाई एटम है तो एटॉमिक मास, तो गिवन मास कितना है 42, एटॉमिक मास नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो 14 तिया 42, यानी आंसर आ जाएगा 3 मोल। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, गिवन मास कितना है 32, सल्फर का मास होता है 32, गिवन मास दिया है और सल्फर का एटॉमिक मास भी 32, तो ये कट गया, कितना गया आंसर 1 मोल। ठीक है ना भाई मेरे, अब गिवन मास कितना है 28 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये हो जाएगा 28 मोल। तो ये कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, यानी नंबर ऑफ मोल निकाल रहे किसमें, एटम में। यानी अब इसी पे 3 क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका होगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन, पहला क्वेश्चन है 0.36 ग्राम ऑफ H2। ठीक है ना, सेकंड आपका क्वेश्चन है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। चलिए बनाइए। ठीक है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, एटम दिया था तो एटॉमिक मास से भागा कर रहे थे,
और मॉलिक्यूल दिया हो तो मॉलिक्यूलर मास से करेंगे। तो गिवन मास कितना है 0.36 और H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। H2O का तो क्या बताया 1 × 2 प्लस O का 16, 16 + 2 18। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 के पावर 2, 18 दूनी के 36, यानी 2/100 हो गया। इसको हम लोग 0.02 मोल के नाम से जानेंगे इसका आंसर। ठीक है ना भाई। चलो ये क्वेश्चन है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो C6H12O6 है, कार्बन का 12 होता है तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12, ऑक्सीजन का 16 × 6, तो 16 × 96 प्लस 12 प्लस 12 × 72, सबको जोड़ोगे 180 होता है। ठीक है, तो गिवन मास 180, मॉलिक्यूलर मास भी 180, कट गया, आंसर आ गया 1 मोल। तो ये आपका क्या था, नंबर ऑफ मोल निकालना किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या था, इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो भाई मेरे H2SO4 है, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन आपके सामने 6-7 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और वो 6-7 क्वेश्चन जो है वो सारा मोल कॉन्सेप्ट पे है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन आपको हम लिए हैं। मतलब H2SO4 का कितना ग्राम आपके पास प्रेजेंट है, 49 ग्राम। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन H2SO4 मॉलिक्यूल्स। यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बना कि जब आपके पास H2SO4 का 49 ग्राम यानी 49 ग्राम था, तो पहला क्वेश्चन ये बना कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल, यानी नंबर ऑफ मोल निकालना है किस में, H2SO4 के मॉलिक्यूल में। पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा जो क्वेश्चन बना कि मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीसरा क्वेश्चन मोल ऑफ सल्फर एटम। चौथा क्वेश्चन बना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, फिर उसके बाद एटम ऑफ सल्फर, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी इस क्वेश्चन से कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करेंगे। 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं मास ऑफ सल्फर, और 9 नंबर क्वेश्चन है मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है, और ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव यानी अपकमिंग नीट के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो है ही। चलिए अब इसमें एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन कि आपका H2SO4 का कितना ग्राम है, 49 ग्राम। और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास बताया गया था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो H2SO4 का जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास का जिक्र करेंगे तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। H का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, 16 × 4 64 प्लस 32 96 होगा, प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तो गिवन मास कितना है 49, तो गिवन मास 49 और मॉलिक्यूलर मास 98, तो ये कट गया कितना बार में, 1/2। सॉल्व करोगे 0.5 मोल इसका आंसर होगा। यानी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है ना। यानी क्वेश्चन क्या था कि आपके पास H2SO4 का 49 ग्राम था और इस H2SO4 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल निकालना था। अब बताना है सेकंड क्वेश्चन में मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में हाइड्रोजन का कितना मोल है, तो जितना एलिमेंट प्रेजेंट रहता है उतना मोल होता है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्लियर वे में क्या हो जाएगा, 2 मोल। ठीक है ना। यानी कह सकते हो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोल ऑफ सल्फर एटम। यानी इस कंपाउंड में टोटल सल्फर की मात्रा कितना है, 1 है। तो क्या कहोगे आप लोग कि इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी समझो कि एक क्वेश्चन से हम लोग कितना ज्यादा क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो आंसर हो जाएगा 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान से देखना है कि मोल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है,
मोल मॉलिक्यूल में भी निकालना सिखा दिए, मोल एटम में भी निकालना सिखा दिए। अब बात करें एटम ऑफ सल्फर। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में एटम का जिक्र करेगा भाई, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में एटम का जिक्र करेगा तो बस वो होता है Na के इक्वल, और Na को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। Na को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। कब? जब एटम ऑफ कोई भी एलिमेंट पूछेगा, एटम ऑफ सल्फर, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो सारा का सारा आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और एवोगैड्रो नंबर के बराबर आपको पता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम होता है। तो ये चीज याद रखना, ये सारा का सारा कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है जो आपके सामने हम लेके आए हैं, ठीक है ना। तो एटम ऑफ सल्फर का पूछेगा तो एवोगैड्रो नंबर इतना के बराबर, एटम ऑफ ऑक्सीजन का पूछेगा तो भी ये एवोगैड्रो नंबर इतना एटम के बराबर, और एटम ऑफ हाइड्रोजन भी पूछेगा तो भी वो एवोगैड्रो नंबर इतना एटम के बराबर होगा। अब पूछ रहा है मास ऑफ सल्फर, यानी गिवन मास का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये मास ऑफ सल्फर कैसे निकालोगे, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको पता है भाई कि नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। क्या होता है? गिवन मास, और बटा में एटॉमिक मास होता है। जब एटम दिया रहेगा तो एटॉमिक मास, जब मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास। पिछले स्लाइड में देखना, मैंने इस बात को जिक्र कर रखा था, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास भाई क्या होगा यहाँ पे, एटॉमिक मास। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है भाई, गिवन मास निकालने के लिए कह रहा है। अब नंबर ऑफ मोल, सल्फर का बात करेंगे तो सल्फर का कितना मोल है, तो सल्फर का 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल के बदले 1 लिख दो। गिवन मास निकालना है तो यहाँ पे x लिख दो, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 पे आता है, तो इवन वाला मास होता है दुगना, यानी 16 दूनी के 32 हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 गुने 32, यानी आंसर हो जाएगा 32 ग्राम। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 32 ग्राम। तो सेम कंडीशन है कि यहाँ पे आप मास ऑफ ऑक्सीजन को भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग जब 9 का जिक्र करने वाले हैं, तो मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी निकाल लो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास भाई एटॉमिक मास। तो गिवन मास निकालना, इसको x मानो, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। नंबर ऑफ मोल, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू x बटा में 16, तो x इक्वल टू 4 गुने 16, यानी कितना हो जाएगा, 64 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप ध्यान देना कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो एक टाइप का और आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक ही क्वेश्चन का हम 10 रूप निकाले, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन आप में आपको इस तरीका से पूछ सकता है कि ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। या फिर पूछ सकता है 11 में कि ग्राम एटम ऑफ सल्फर एटम, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन या सल्फर ऐसे करके। या फिर 12 नंबर ये पूछ सकता है ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना है, अगर आपके क्वेश्चन में ग्राम एटम कह दिया तो ग्राम एटम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है। तो आपके क्वेश्चन में मोल कितना था हाइड्रोजन का, तो इसका आंसर बोल देना 2 मोल, इसका बोल देना 1 मोल। ऑक्सीजन का कितना था, 4 मोल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा पूछता है, ठीक है। यानी आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग एक क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चन निकालिए, और आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन में इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, यहां पे एक चीज जोड़ देना, एट एनटीपी, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एनटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। मतलब एनटीपी और एचटीपी का मतलब पहले आप लोग क्लियर रखो कि अगर हम एनटीपी का बात करेंगे या एचटीपी का बात करेंगे, ये दोनों आपका सिमिलर टर्मिनोलॉजी है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एचटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
जिसमें टेम्परेचर जो होगा वो हर हाल में कितना होगा 273 केल्विन स्टैंडर्ड वैल्यू है, और प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 atm, और 1 atm बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg के, या तो आप इसको कह सकते हो 760 टन। यानी हम लोग धरती पे सरवाइव कर पा रहे हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है 1 atm। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू है किसका, टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो बोला है कि कोई भी आइडियल गैस एनटीपी पे 1 मोल ऑक्युपाइज करता है तो वो कितना वॉल्यूम को फॉलो करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम। यानी 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का एनटीपी पे, एनटीपी यानी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे, तो 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का एसटीपी कंडीशन पे या एनटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम को कंटेन करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक और टर्म के बारे में हम लोग जिक्र किए हैं, आइडियल गैस। क्या होता है भाई आइडियल गैस? तो जब हम लोग आइडियल गैस का जिक्र करेंगे तो आइडियल गैस जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को जो फॉलो करे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला क्वेश्चन के लिए। पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला को जो फॉलो करते हैं उसको कहते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसके थ्रू एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो पीवी इन आर टी। तो ये हो गया P इक्वल टू, ये आर टी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट छोड़ दो, n को n और भी इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो P इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो n बाई v के बदले क्या हो गया CRT। समझो कि कितना ज्यादा आपको हम फॉर्मूला सॉल्व करवा रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन भी बताया आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पे P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, A नंबर ऑफ मोल, R का मतलब यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। इसमें से भी कुछ निकालना है तो एक टर्म नहीं दिया रहेगा, बाकी टर्म आपका नोन होगा। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम के बदले कॉन्सेंट्रेशन दे दे तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो एक चीज और आज के क्लास में आपको पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी ये जो कहानी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा, बैठाना होगा कि 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का एनटीपी कंडीशन पे ऑक्युपाइज करता है कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक चीज आपको पता चला कि अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम कितना है एक एनटीपी पे कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल का मोलर वॉल्यूम कितना है तो 22.4 लीटर। अब यहां से देखो कितना सारा डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको पूछता है। 22.4 लीटर को क्या क्या कह सकते हो, तो 22.4 लीटर को हम लोग 22.4 डेसी मीटर क्यू के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, 22.4 लीटर को अगर कन्वर्ट करोगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट के हेल्प से तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर कोई पूछेगा कि लीटर को आप बदलिए मिली लीटर में तो 22.4 लीटर को मिली लीटर में बदलना है तो 1000 से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, और ये पॉइंट हटेगा तो 10 1 से 1 कट गया, यानी हो गया 22,400 क्या मिलीलीटर। ये भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, यानी समझो कि 22.4 लीटर किसके किसके बराबर हो रहा है, तो 22.4 लीटर जो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर हो रहा है, और ये 22,400 मिलीलीटर के भी बराबर हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये आपका 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी हो रहा है। तो यहां से आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट के हेल्प से 4 चीज जान सकते हो कि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर इज इक्वल टू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक और आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी जितना भी इंपॉर्टेंट बात है उसी को आपके बोर्ड पे सो आउट किया जा रहा है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कहेगा और आपके क्वेश्चन में मास नहीं दिया होगा तो आप बोल देना वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना, यानी वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम को आप डिवाइड करोगे तो ये भी आपका नंबर ऑफ मोल देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, ऐसे कर दो कि फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइज
फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइज 3 मोल ऑफ CO2 एट NTP। ठीक है, बताना है कि आपके पास 3 मोल CO2 है, किस कंडीशन पे, NTP पे, तो ये कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाइज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइज 3 मोल ऑफ CO2 एट NTP। आपको क्या पता है, आपको तो यही पता है ना कि अगर हम लोग 1 मोल का बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ NTP का कहानी करते हैं किसी भी गैस का। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे गैस क्या है, CO2। क्वेश्चन को समझो, बताए थे ना अभी कॉन्सेप्ट कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट NTP या STP इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ NTP ऑफ कौन सा गैस है, CO2 है, तो ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, 22.4 लीटर। तो आपके पास कितना मोल है, 3 मोल का कॉन्सेप्ट है, तो क्या कर दोगे, 3 गुने 22.4 लीटर। सॉल्व कर लेना, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा आंसर। तो NTP और STP पे इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है।